फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं रामपाराशर और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। दमोह मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंची। उनका भाषण बहुत ही कहा जा सकता है कि अलग प्रकार का था। उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आई हूं, आम लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम दिक्कतें हैं और अब आपको समझना होगा, वोट देना होगा। आखिर मैंने फिर कहा कि मुझे पता है कि वोट अगर आप देंगे तो कांग्रेस पार्टी को ही देंगे। यानी कि शुरुआत में हालांकि उन्होंने कह रहे थे कि मैं वोट मांगने नहीं हूं, बाद में उन्होंने कहा कि वोट कांग्रेस पार्टी को आप देंगे, ऐसा उनको पूरी उम्मीद है। लेकिन आज हम चर्चा पार्टी लाइन से ऊपर उठ के करेंगे, क्योंकि आज बात हम देश की करना चाहते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी आज मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई, जाति, बेरोजगारी। प्रियंका गांधी ने जातिगत आरक्षण को लेकर बात की, जातिगत गणना को लेकर बात की, महंगाई को लेकर बात की, बेरोजगारी को लेकर बात की। उनकी दादी ने कहा था गरीबी हटाओ, प्रियंका गांधी कह रही है महंगाई हटाओ। तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब असल में महंगाई, गरीबी हट रही है या देश में गरीब बढ़ रहे हैं? आखिर देश में लंबे समय तक राज करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर हमारे देश में, क्योंकि हम बचते हैं, अगर हम जब इस तरह की बात कहेंगे तो बोला जाएगा ये बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंट हैं, ये बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं। कोई हम बीजेपी के सरकार पे बोलेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस की तरफ से खेल रहे हैं। तो इन सब बयानों को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनको बोलना है बोल सकते हैं, उनका भी मन है। लेकिन आज हम पब्लिक की तरफ से बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। और आप सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएं और अपने कमेंट जरूर करें, बताएं कि आजादी के 75 साल बाद भी हम उन्हीं, हमारे जो राजनेता आते हैं उनके भाषण में लिखने वाले भी अब नयापन नहीं ला पा रहे हैं। लिखने वाले भी वही शब्दों को लेकर आ रहे हैं। देखिए, अब बताएंगे ऐसे कि देखिए चुनाव के वक्त हम आपको पूरा दर्द आपका हमें समझ में आ रहा है। चुनाव होने के बाद खजाने खाली, हम क्या करें? हम टैक्स लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे वसूली की जाएगी, फिर हमें होड़ दिखती है और हम उनके नजदीक पहुंच जाएंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें हमारे जीवन थोड़ा राह आसान हो जाएगी, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने चालू कर देंगे। क्या वाकई में जनता तक वो है कुछ आसानी पहुंचती है या 75 साल भी स्थिति जस की तस है? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। समझना चाहेंगे, वही भाषण, वही गोली, वही सुपारी, चबा चबा के थूक के परेशान हो चुकी है जनता। लेकिन हर बार एक नए सपने दिखाए जाते हैं। वो जो पब्लिक सामने बैठी हुई होती है, जिसको लाया जाता है, बड़े बड़े गांव से लाया जाता है, कहा जाता है कि चलिए आप गाड़ी में बैठिए, बस की व्यवस्था की गई है, आपके जेब में पैसे भी डाले जाते हैं, खाने की व्यवस्था की जाती है। अभी पैकेट बंटते हैं, पहले चाय पिलाई जाती है, उसके बाद भाषण का पैकेट, खाने का पैकेट पकड़ा दिया जाता है। वो किस हद तक उस भाषण को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका क्या हो, वो तो एक अलग ही विषय है। लेकिन अगर पूरे हम बात करें हमारे देश की, तो आज भी वही मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जाति। और ये हम हर बार उल्लू बनने के लिए मजबूर क्यों हैं, प्रतीक सर? आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि देश के मुद्दे भी यही हैं। अगर आजादी के 70 साल बाद इस देश में गरीबों की संख्या जो है वो लगभग 30% है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग, अत्यंत गरीब लोग, तो गरीबी चुनावी मुद्दा बनेगी। बेरोजगारी इस सदी में सबसे ज्यादा दौर पर चल रही है। बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो 16% के आसपास है, तो बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। तो मुद्दे जो बन रहे हैं वो इस भारत भाग्य विधाता की हकीकत है, और ये मुद्दे इसलिए चुनाव में बन रहे हैं। परेशानी ये नहीं है कि ये मुद्दे चुनाव में क्यों बन रहे हैं, क्यों बेरोजगारी की बात हो रही है, क्यों महंगाई, गरीबी की बात हो रही है। दिक्कत यह है कि चुनाव के बाद ये मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और दूसरे तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। वो राजनीति धर्म की है, वो राजनीति जाति की है। आप कितने जातियों में बांटेंगे, कितने लोगों को फिरकों में बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे? एक ऐसा राजनीति का एक ऐसा गंदा स्वरूप हमारे सामने आने लगा है कि हमारी राजनीति का जो मुद्दा होना चाहिए वो डेवलपमेंट का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, लोगों की उन्नति का होना चाहिए। वो उन्नति आर्थिक हो, वो सामाजिक हो। लेकिन हम उसके बजाय धर्म की राजनीति करने लगते हैं चुनाव जीतने के बाद, यहाँ तक कि चुनाव में भी। तो मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि गरीबी की बात क्यों हो रही है, बेरोजगारी की बात क्यों हो रही है, महंगाई की बात क्यों हो रही है, होनी भी चाहिए। ये हमारे देश की ज्वलंत समस्याएं हैं।
अगर इस देश के अंदर लोग जो कच्चा प्याज और रोटी खाते हैं, अगर उनको प्याज के दाम उनकी पहुंच से बाहर हो रहे हैं तो प्याज मुद्दा बनेगी चुनाव में, बनना भी चाहिए। परेशानी तो ये होती है कि हम हर चुनाव के बाद इन मुद्दों को भूल जाते हैं और कोई समग्र नीति, कोई सर्व समाज के विकास की नीति नहीं बना पाते। यहाँ गड़बड़ हो रही है। मुझे बहुत हंसी भी आती है और विद्रूपता भी आती है, वितृष्णा भी होती है जब मैं ये देखता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मुझे घिन आती है जब मैं देखता हूँ कि एक मुख्यमंत्री लोगों को जूते के 200 रुपए डाल के और छाते के 200 रुपए डाल के अपनी पीठ थपथपाता है, तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है। मैं कहता हूँ कि अगर हम 70 साल में इस देश के नागरिकों को जूते चप्पल खरीदने लायक नहीं बना पाए, एक छतरी खरीदने लायक नहीं बना पाए, तो हम किस बात की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? क्या हम इस बात की पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने उन्हें भिखारी का भिखारी बना रहने दिया? क्या हम इस बात की पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने उनको इसी हाल में बना रहने दिया? बेहतर तो ये होता है कि वो सारे लोग जिनको आपने छतरी जूते के पैसे दिए हैं, वो कहते हैं कि हमको छतरी जूते नहीं चाहिए, हमारे पास है, हम खुद खरीद लेंगे। आप ऐसा आत्मनिर्भर समाज क्यों नहीं बना पाए? आप ऐसी आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आपने क्या किया? आज भी हम इस बात के लिए सरकारें पीठ ठोकती कि हम ये मुफ्त में दे रहे हैं, हम वो मुफ्त में दे रहे हैं, हम 1000 रुपए दे रहे हैं, हम 1200 दे रहे हैं, हम 1500 दे रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटने की होड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है। तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट चिंतित है फ्री बीज को लेकर। कोई दल इस मामले में, सारे दल इस मामले में एक मत है कि मुफ्त में बांटना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बात कर रहा कि मुफ्त में बांटने की स्थितियां क्यों बन रही है। क्यों हम देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए? क्यों हम देश के नागरिकों को इस लायक नहीं बना पाए कि वो अपना उन्हें फ्री का अनाज की जरूरत नहीं पड़े? 85 करोड़ लोग फ्री का अनाज खा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं और हम कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मुफ्त अनाज बांटकर कौन सा देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनता है? ये कैसा इकोनॉमिक्स है, मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुद्दे ठीक है, लेकिन उन मुद्दों का हम कितना आगे तक ले जा पाएंगे, उनका कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे। और ये गरीबी की समस्या का हमारे पास समाधान क्या? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी। आज उनकी पोती नारा दे रही कि गरीबी है। आपकी दादी गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकार में आई, कहां हटी गरीबी? राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उन्होंने उठाया, कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को उन्होंने बंद किया। भारी लोकप्रियता हुई उनके समाजवादी चिंतन की। उन्हें लगा लोगों को कि भाई ये इंदिरा जी जो है वो कुछ करेंगी, लेकिन वो बात जो होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई। देश में आज भी गरीबी है। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है आशुतोष जी, वो ये समझना होगा कि गरीबी और अमीरी समस्या नहीं है देश की। गरीबी और अमीरी के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है वो देश की सबसे बड़ी समस्या है। पहले भी अमीर होते थे, पहले भी गरीब होते थे। जब राज्य शासन हुआ, राजाओं का शासन होता था, राजशाही थी। बीच में हल्का सा मैं रोक रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप लेकर आए हैं इस पूरे विमर्श को कि गरीबी कम नहीं हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ये बताया जाता है कि देखिए हमसे ज्यादा अमीर वो हो रहे हैं। फिर आपस में इनका कंपटीशन होता है राजनेताओं का, फिर एक दूसरे की बखिया हो देते, नहीं साहब देखिए हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अगर आप हमारी तरफ उंगली उठा रहे तो देखिए उनकी तरफ उठाइए। अरे हमें क्या करना, पब्लिक को क्या करना कि आप अमीर हो रहे हो, आप गरीब हो रहे हो? भैया पब्लिक का तो सोचो, पब्लिक का तो बताओ उनके लिए आप क्या कर रहे हो। अगर पब्लिक के लिए बात आएगी तो सब या तो जो आपने बताया कि फ्री बीट्स बांटना चालू कर देंगे, फिर एक पूरे बड़े तबके के ऊपर टैक्स का बोझ डाल देंगे और यहां पर ये आराम से रहेंगे, हमारी सत्ता बची रहे, हम बने रहे। और कहीं ना कहीं इस कदर मजबूर कर देते हैं कि जो आपने सही कहा कि ये 2 वक्त की जो रोटी भी मिल रही होती है, जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसे भी हम एक आशीर्वाद, एक चमत्कार के तौर पर देखने लगते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो सभी दल कर रहे हैं, सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता करते हैं, कोई अछूता नहीं है। तरीके अलग अलग हैं भ्रष्टाचार करने के। कुछ लोग डायरेक्ट कमीशन लेते थे, डायरेक्ट कमीशन खाते थे। कुछ राजनीतिक दल दूसरे तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस पर मत जाइए। भ्रष्टाचार एक अनिवार्य बुराई हो गई है इस देश की। मैं जो कह रहा था आपसे उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, वो आपकी बात का जवाब भी उसमें कि जो मैंने कहा कि अमीरी तब भी थी, गरीबी तब भी थी जब राजाओं का शासन था। लेकिन ये जो अंतर है गरीब और अमीर के बीच में, ये अब बहुत बढ़ गया है।
और इसलिए जो है अब असंतोष चरम पर है, विस्फोट की स्थिति में है असंतोष, कि जिसके पास जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जिसके पास एक कार है उसके पास 10 कारें आ गई हैं, जिसके पास साइकिल थी अब उसके पास टूटी साइकिल भी नहीं बची। तो इस खाई को हमको पाटना पड़ेगा। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। जब तक आशुतोष जी हम चुनाव सुधार नहीं करेंगे, चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे, तब तक इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, ये तय बात मान लीजिए आप। जो नेता चुनाव लड़के, मैं और आपकी बात करूं और मेरी बात करूं, अगर मुझे और आपको भी चुनाव लड़ना पड़े मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में, विधानसभा का, सरपंच का, पंच का, पार्षद का भी चुनाव लड़ना पड़े, तो हमें अपने घर से लाखों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, आपको भी और मुझे भी। उस सीमा में जो 40 लाख की सीमा है या जो 25 लाख की सीमा है या 1 लाख की सीमा है, उसमें चुनाव नहीं होता। चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करके मैं जब आऊंगा तो सेवा करने के लिए नहीं आया हूं मैं करोड़ों रुपए खर्च करके। मैं करोड़ों रुपए तो पहले वो निकालूंगा जो मैंने खर्च किया, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, जो मैंने चुनाव में लगाया। उसके बाद में अगले चुनाव के लिए कुछ रखूंगा कि भाई अगला चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या करूंगा। तो हमारा जो चुनाव सिस्टम है वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हमारा चुनाव सिस्टम, सरकारें चुनाव लड़े ना, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जब चुनाव में उम्मीदवार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, उसका पूरा चुनाव जो है वो सरकारी खर्चे पर होता है। जब सरकारी खर्चे पर चुनाव होगा, मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, तो मैं जाहिर है कि जब विधायक, सांसद या पार्षद या कुछ बनूंगा तो मैं समाज के लिए, देश के लिए और अपने मतदाताओं के लिए कुछ सोच पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट अगर मेरा बहुत तगड़ा है, तो फिर तो भ्रष्टाचार मुझे करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो मैं भ्रष्टाचार के लिए नेताओं को इतना दोषी नहीं मानता, मैं इस भ्रष्टाचार के लिए सिस्टम को दोषी मानता हूँ। इस सिस्टम में एक पार्टी है मध्य प्रदेश में, वो तो पैसे वालों को ही टिकट दे रही है, ज्यादातर उसने पैसे वालों को टिकट दिए। आप उनकी देखिए, अब 2-3 दिन से घोषणाएं छप रही, कोई 170 करोड़ का मालिक है, कोई 217 करोड़ का मालिक है, कोई जो है वो 90 करोड़ का मालिक है, कोई 65 करोड़ का मालिक है। किसी ने कहा ही नहीं कि साहब मेरे पास 240 रुपए हैं केवल। तो सर क्या चुनाव के अमीर आदमियों का एक, जिसे कहा जाए कि खेल बन गया है, जहां पर जो अमीर जो है वो अपना पैसा लगा के जो है अपने कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए या शक्ति वर्धन करने के लिए चुनाव के मैदान में उतरते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि जो अदावत होती है वो आम जनता के बीच में तो करती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं, जो छोटे छोटे पॉलिटिकल कार्यकर्ता उनके बीच में अदावत डाली जाती है, लेकिन ऊपरी स्तर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके नेता आपस में मिले हुए रहते हैं, बड़े खुश मिजाज दिखते हैं, आपस के सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत शिरकत करते हैं। ये इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। हमारे यहाँ कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, वो सब आपस में मौसेरे भाई हैं। ये सब एक दूसरे के हितों का संरक्षण करते हैं और सब एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। जो अमीर लोग हैं, जो चुनाव लड़ने का शौक रखते हैं, वो चुनाव लड़ ही रहे हैं। जो लोग अमीर नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकते, जातिगत आरक्षण के कारण कोई सीट एसटी के लिए सुरक्षित है, एसटी के लिए सीट है, नहीं लड़ सकते, वो अपना बंदा लड़वाते हैं, अपना पट्टा लड़ाते हैं, उसको फाइनेंशियल मदद करते हैं। भाई चुनाव तुम लड़ो, आर्थिक मदद हमने की। फिर वो विधायक, सांसद जो है अपने आकाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। आप बताइए कि ताजा मामला मोइना मेत्रा का, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसे लेकर सवाल पूछती है। एक उद्योगपति के विरुद्ध दूसरा उद्योगपति लड़ रहा है और उसका मोहरा हमारे देश की एक सांसद सो कॉल्ड बना हुआ है। क्योंकि फैसला नहीं हुआ इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आरोप तो यही है कि वो पैसा लेकर सवाल करती है। शिकायत की निशिकांत दुबे जी ने। तो मैं, ये कोई नई बात नहीं है, पैसे लेकर सवाल होते रहे संसद में, इस पे पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं और बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो इंटेंशनली मूव किए जाते हैं। ये हम देखते हैं, विधानसभा में भी देखते हैं हम और लोकसभा में भी देखते हैं। तो ये लोग जो उद्योगपति लोग हैं वो अपनी पसंद की सरकार बनाना पसंद करते हैं, अपने ऐसी सरकार बनाना पसंद करते हैं जो, ताकि वो मैटर पॉलिसी पर परिवर्तन करवा सके, पॉलिसीगत निर्णय करवा सके, नीतिगत निर्णय करा सके, ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। आज से पहले, इन 10 सालों के पहले, अडानी अंबानी का चुनावों में इतना शोर नहीं होता था जितना अब हो रहा है। पहले भी सरकारें थी, पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन टाटा बिरला का कभी इतना शोर नहीं मचा। लेकिन अब राजनीति में ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि एक ही पार्टी का वर्चस्व रहता था केंद्र में भी और राज्य में भी। तो जब ऑप्शन में कोई खड़ा ही नहीं है तो फिर जो है किसी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी जो हमारे देश में उद्योगपति बने हैं, टाटा, बिरला, काफी जो बड़े, बजाज, डाबर, डालमिया,
बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश में हैं और उस समय कहीं ना कहीं अगर सरकार से बनाकर चलते थे तो उस समय देश में एक ही पार्टी की सरकार रही है। अब चूंकि एक ऑप्शन आ गए, लिहाजा जो है अब एक दूसरे को जो है उद्योगपति भी बढ़ गए हैं कि ये हमारा उद्योगपति, तुम्हारा उद्योगपति, तो अब जा रहा है कॉम्पिटिशन और अब इनके नाम आ रहे हैं। ऐसा भी कुछ आपको देख रहे हैं? तो वो तो यही रहा है ना आशुतोष जी की उद्योगपति अपने मिजाज की, अपनी पसंद की सरकारें बनवा रहे हैं जी, और वो उसको वो पॉलिसी के स्तर पर वो फैसले करवा रहे हैं। ये सब जानते हैं कि अंबानी को जो एक रिलायंस पॉलीग्राइन की एक फैसला सरकार ने, केंद्र सरकार में लिया था, उसका सबसे ज्यादा फायदा धीरू भाई को मिला था और उसके बाद धीरू भाई ने जो छलांग लगाई औद्योगिक जगत में, वो इतिहास है। तो ऐसे अनेक किस्से हैं भारतीय राजनीति में उद्योग जगत के, जो अगर आप कॉर्पोरेट की किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे इस तरह की मेट्रो पॉलिसियां होती रही और उसमें के निर्णय के जबरदस्त फायदे किसी एक औद्योगिक घराने को या कुछ खास औद्योगिक घरानों को मिलते रहे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी राजनीति के केंद्र में आम आदमी कब आएगा। हमारी राजनीति के केंद्र में जो अंत्योदय की बात दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी या मोहनदास गांधी ने जो बात कही थी कि जो समाज की अंतिम पंक्ति का सबसे आदमी है, जब आप कोई नीति बनाए तो आपकी आंखों में वो चेहरा होना चाहिए अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति का। दीनदयाल जी ने कहा कि अंत्योदय तो तब होगा जब अंत में जो आदमी खड़ा हुआ उसका उदय हो जाए। तो कहाँ हो रहा है उदय? हम तो उसको पंगु बना रहे हैं, पैरालिसिस बना रहे हैं, मुफ्त का खाना खिलाकर, मुफ्त के पैसे देकर। हम उसका उदय थोड़ी कर रहे हैं, हम उसे पराश्रित बना रहे हैं, निराश्रित बना रहे हैं, हम उसे बैसाखियां दे रहे हैं। राजनीति का काम बैसाखियों से मुक्त समाज का निर्माण करना है, राजनीतियों का काम बैसाखी देना नहीं है। हमें समाज को आत्मनिर्भर, आत्मलंबन, स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाना है। क्या आज की राजनीति इस दिशा में काम कर रही है? ये एक बड़ा सवाल इस चुनाव में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इस चुनाव में आज भी देखिए सारी राजनीतिक पार्टियों ने जातियों के आधार पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं। हर आदमी वहां की सबसे बड़ी जाति को पकड़ के उसके आदमी को, जहां लोधी ज्यादा है वहां लोधी को वोट दिया है, जहां यादव ज्यादा है वहां यादव को वोट दिया। कुर्मी है, कुर्मी, धाकड़, किरार। ओबीसी में भी हम जातियों को ध्यान देते हैं, ब्राह्मणों में भी हम उनके वर्ग को देते हैं कि भाई यहाँ कानकुब्ज ब्राह्मण ज्यादा है, यहाँ झिझोतिया ज्यादा है। तो जब हम इस लेवल पर जाके राजनीति करेंगे तो हम समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? हम समाज में वही जाति का संदेश तो दे रहे हैं, धर्म का संदेश तो दे रहे हैं। और वो व्यक्ति भी जो उम्मीदवार है वो भले ही बात कुछ भी कर रहा हो कि मुझे सबके वोट चाहिए, लेकिन उसका भी फोकस ये है कि अपने जाति के मैक्सिमम वोट डल जाए। कांग्रेस ने इस मामले में मैं राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वो जाति, जिस जाति के सबसे ज्यादा वोट होते थे उसके उम्मीदवार को टिकट नहीं देते थे। वो विरोधी जो सबसे कम जाति होती थी उसके उम्मीदवार को टिकट देते थे। वो कहते थे कि नेता तो वही होगा जो दूसरी जाति के भी वोट ला ले। जब महारानी चुनाव लड़ी श्रीमती विजयराजे सिंधिया गुना से, तो लोहिया जी ने उनके सामने एक मेहतरानी को खड़ा किया। उन्होंने कहा महारानी वर्सेस मेहतरानी। ये उनकी सोच थी, ये उनकी लड़ाई थी। इसलिए वो बड़े नेता माने गए, या इसलिए वो क्रांतिकारी बदलाव करने वाले नेता माने गए। तो हमको सोच तो बुलाना चाहिए। अगर हमने ब्राह्मण बहुल सीट से किसी ब्राह्मण को टिकट देके चुनाव जीत लिया, क्योंकि आजकल नेता लोग बहुत बेशर्मी से कहते हैं कि हमारा तो एक ही क्राइटेरिया, विनिंग कैंडिडेट चाहिए, सिर्फ जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए, जो जीत सकता हो उसको टिकट देंगे, बाय हुक बाय क्रूग, एन केन प्रकारेण जैसे भी हो, हमारा उम्मीदवार जीतना चाहिए। अब वो बाहुबली है तो भी टिकट देंगे, वो जाति का है तो भी टिकट देंगे, वो धर्म का है तो भी टिकट देंगे। हम तो उसी को टिकट देने में विश्वास करते हैं जो सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीत सकता हो, जिसकी जीतने की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं सबसे ज्यादा हो। फिर हम इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो अपराधी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, इन सब बातों से कोई मतलब। आप देखिए ना कितने मुकदमे हैं, गंभीर किस्म के अपराधी भी चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये हमारा समाज हम किस दिशा में ले जा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं इस चर्चा में थोड़ा आपको कॉमन लगा रहा हूं सर। चर्चा में हम शामिल करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी को भी, जो कि फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी सर, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रतीक श्रीवास्तव जी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। सर, लेकिन ये जो तमाम समस्याओं के बीच में पब्लिक अब जानना चाहती है करे तो करे क्या?
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक नई नई स्कीम लेके आते हैं, जैसे कोई दीपावली का और या कहा जा सकता है कि ऑफर जिस तरह से आता है ना कि एक के साथ एक मुफ्त, इसमें भारी डिस्काउंट, भारी सेल, इस तरह के ऑफर जो है चुनाव के टाइम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती है और हमारे सामने बड़े लुभावने वादे होते हैं। उस समय पब्लिक जो बीच में बैठी होती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी सोच रहा होता है कि अरे बाप रे इतनी सारी चीजें मुझे मिलने वाली हैं और मेरे दिन फिर जाएंगे। और वो जब नेता उनके घरों पे पहुंच रहे होते हैं, पैर छू रहे होते हैं, उनके पानी पी रहे होते हैं, सड़कें भी उस समय साफ हो रही होती, तो ऐसा लगता है कि अरे, और उनके सामने जो है अधिकारियों को डांटा जाता है, अरे रामलाल का तुमने काम नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सब देख लूंगा। तो एक अलग ही माहौल लगता है कि क्या तो ये समझ लिया जाए कि भारत में अब चुनाव जो है महीने भर का एक ऐसा मीठा सपना रहता है जिसे आदमी 5 साल तक उसी को याद करके जो है जीता रहता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके सपने चकनाचूर होते हैं, हकीकत से वाबस्ता होता है और एक कागज का टुकड़ा बनाने के लिए भी उसकी जो चप्पलें घिस जाती हैं। प्रतीक सर, लोकतंत्र में जी रहे हैं ऐसा कहा जाता है, मैं थोड़ा सा इसको सुधार करना चाहता हूं कि हम बीमार लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारा स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। आप जनता जो है वो बहुत छोटे छोटे बातों पर अपना वोट डालती है, बहुत छोटी छोटी चीजों में जनता प्रभावित होकर वोट डाल देती है। हम वो लोग हैं जो शराब के लिए वोट डाल देते हैं, हम वो लोग हैं जो कंबल के लिए वोट डाल देते हैं, थोड़े से रुपए के लिए वोट डाल देते हैं, हम वो लोग हैं जो जाति के आधार पर वोट डाल देते हैं, हम वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर वोट डाल देते हैं, हम वो लोग हैं जो पायल, कलश, साड़ी के लिए वोट डाल देते हैं। तो आप फिर उस देश से एक मजबूत लोकतंत्र की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो जैसे लास्की ने कहा था ना, दुनिया के बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक विचारक हुए हेराल्ड लास्की, उन्होंने कहा था कि जैसी जनता होती है वैसा वो अपने लिए राजा चुन लेती है। यथा राजा यथा प्रजा या यथा प्रजा यथा राजा वाली बात जो है, हम जैसे लोग हैं वैसे चुन लेंगे। अगर हम अपना एक कीमती बोझ 100-200 रुपए में या शराब की एक पौवे में अगर देने के लिए तैयार है तो हमको ऐसा ही नेता मिलना चाहिए जैसा मिल रहा है, हम डिजर्व करते हैं। हमको ऐसे ही बेईमान, लुच्चे, लफंगे पॉलिटिशियंस मिलना चाहिए, वी डिजर्व, हम इसी लायक है। मुझे बिल्कुल सहानुभूति नहीं होती इस तरह के लोगों से। भैया आपने चुने उनको है ना, आपने कब कहा कि भाई मैं आज शराब नहीं पीऊंगा लेकिन मैं वोट मेरी मर्जी से दूंगा, मैं, मुझे आपकी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आपका ये लोटा भिजवा रहे हो, आप थाली भिजवा रहे हो, कुकर भिजवा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, चांदी की पाइप मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको जाति देख के, धर्म देख के वोट नहीं दूंगा। आपने कब कहा? जब आप इस आधार पे वोट डाल रहे हो तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपको जो है वो कोई बहुत बड़ा लीडर मिल जाए, बड़ा नेता मिल जाए? आपको भी ऐसे ही नेता मिलेगा। उसे पता है कि आप कहते नहीं नेता अहंकारी हो गए, चुनाव जीतने के बाद सीधे मुंह बात नहीं करते। क्यों करेगा बात सीधे मुंह आपसे? उसने आपको पैसे देकर वोट खरीदा है, आपने वोट देकर कोई एहसान थोड़ी किया है। वो आपको 2000 रुपए देकर गया था तब आपने उसको वोट डाला है, वो आपको चांदी की पायजेब देकर गया था तब आपने उसको वोट डाला है। वो आपसे सीधे मुंह बात क्यों करे? कार्यकर्ता कहते हैं ना कि आप आजकल नेता लोग कार्यकर्ताओं को रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्यों देगा? जब आप उससे अपनी गाड़ी का पेट्रोल ले रहे हो, वो आप उससे शाम को पैसा ले रहे हो, शाम को उसकी शराब पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, तो चुनाव जीतने के बाद आपको क्यों सम्मान देगा? आप उसके वर्कर हो, कर्मचारी हो। पहले के जमाने में लोग अपने घर से रोटियां बांध के, सब्जियां बांध के साइकिल पे निकलते थे, अपनी पार्टी का, अपनी विचारधारा का, अपने उम्मीदवार का प्रचार करते थे, खेत पे मेड़ के बैठ के रोटियां खाते थे, किसी कार्यकर्ता के घर पे विश्राम करते थे। तो नेता भी उस कार्यकर्ता का सम्मान करता था कि भैया इन्हें 15 दिन काम छोड़ के साइकिल पे घूम घूम कर मेरा प्रचार किया, ये मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता है। अब देवतुल्य कार्यकर्ता तो बचे ही कहाँ है? अब तो जो है पैसे पे लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता है ना, आप पेड वर्कर हो गए ना, पेड कर्मचारी हो गए ना अपने नेता के, तो आपका सम्मान भी नहीं है। तो यही मतदाताओं के साथ हो रहा है, यही कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। इसलिए हमारी राजनीतिक प्रणाली दूषित है और दूषित राजनीतिक प्रणाली ने हमारे लोकतंत्र को बीमार लोकतंत्र बना दिया, जिसमें तमाम बीमारियां हैं। जातिवाद की बीमारी है, धर्म की बीमारी है, भ्रष्टाचार की बीमारी है, लोभ लालच की बीमारी है, प्रलोभन की बीमारी है, मुफ्तखोरी की बीमारी, एक नई बीमारी लग गई है। जयललिता जी ने शुरुआत करी, बहुत पहले मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी। कर्जा माफ, एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त, रिक्शा जिसका था उसका हो गया। ठीक है, उस समय लग रहा था कि बहुत एक समाजवादी चिंतन दर्शन अर्जुन सिंह जी लाए, लेकिन भारतीय राजनीति में जो एक शुरुआत वो करके गए, आप चाहे तो इसकी बुराई मान लें, चाहे तो आप अच्छा ही मान लें, जो भी मान लें, आपको ऊपर छोड़ता हूं मैं, लेकिन अर्जुन सिंह जी जो शुरुआत करके गए वो उन्होंने, किसी ने सोचा नहीं था कि पूरे देश की समस्या बन जाएगी। अब आप देखिए कि पूरा देश उस सिस्टम पे चल रहा है जो कभी हमने मध्य प्रदेश में 1980 के दशक में देखा। झुग्गी झोपड़ियां जिसकी थी उसी की हो गई।
जहाँ किसी भी सरकारी जमीन पे किसी ने झोपड़ी बना ली वो उसकी हो गई। तो ये जो कल्चर हम लेकर आए ना, वो कल्चर इतना विद्रूप हो जाएगा, इतना विकराल हो जाएगा और इतनी भयावहता के सामने हमारे सामने आएगा कि आप सारे देश के सारे बड़े सेक्रेटरियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई उसमें कहा कि हम कुछ राज्य श्रीलंका की गति को प्राप्त होने में जा रहे हैं, कुछ राज्य श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं, तेलंगाना की तरफ उनका इशारा था। श्रीलंका में जो हुआ वो स्थिति हो रही है कि कर्जे में इतने डूब जाएंगे कि चीन कब्जा करके बैठ गया श्रीलंका के ऊपर। तो हमको कहीं ना कहीं आत्मावलोकन करने की जरूरत है। नेताओं को दोष देने से पहले जनता खुद आत्मावलोकन करे। आशुतोष जी, मेरा ये निष्कर्ष है। महत्वपूर्ण बात आपने कही। सर, हमारे विमर्श में वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी भी जुड़ रहे हैं। प्रवाल जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रवाल जी, चर्चा चल रही है कि आजादी के 75 साल बाद भी मुद्दे वही हैं। प्रतीक श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर कहा कि कहीं ना कहीं जनता इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो 2000 रुपए में अपना वोट दे देती है या जो फ्री में जो रेवड़ियां बट रही हैं उसको देखकर जो तय करती है कि भाई अभी हमें क्या फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से हम वोट दे दें। वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं नेताओं के पैसे उड़ाते हैं चुनाव के दौरान में, फिर उसके बाद उनको कहने का ये कोई हक नहीं है प्रतीक जी के बकौल कि भाई हमारे नेता हमको अब सीधी आंख देख नहीं रहे। क्या कहेंगे आप कि आज भी गरीबी हटाओ, महंगाई हटाओ, जाति गणना, यही इन्हीं मुद्दों को लेकर तो भाषण लिखने वाले भी जो हैं इतने बेशर्म हो गए कि वो नई शब्दावली भी लेकर नहीं आ रहे हैं। प्रवाल जी, निश्चित रूप से बिल्कुल प्रतीक जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि आज हमारे देश का दुर्भाग्य है प्रजातंत्र में कि यहाँ पर मुद्दे बचे ही नहीं, मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है। आज बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता, आज बढ़ते हुए प्रदूषण की कोई बात नहीं करता, आज बढ़ती जनसंख्या की बात नहीं करता, बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात नहीं करता। आज तो ये मेरा स्वयं का हित क्या हो सकता है, मैं किस जमीन पर अतिक्रमण कर सकता हूँ, मैं किस तरह से कोई सरकारी योजना को अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर कर सकता हूँ, और उसके लिए जो सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए टिकट की होती है कि टिकट मेरे परिवार में ही रहे, टिकट मेरे परिवार से बाहर ना जाए, है ना। तो ये जो आज अंधी प्रतिस्पर्धा चली है, इसका कहीं ना कहीं पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो हम देख रहे हैं। और सारी व्यवस्था आशुतोष जी बिक चुकी है, सड़गल चुकी है, क्योंकि निष्पक्ष रूप से न मीडिया कोई सब बातें उठा रहा है, न निष्पक्ष रूप से सिद्धांत खत्म हो गए हैं। वैचारिक जो लड़ाई होती थी वो गोल हो गई। कल तक जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में था वो कांग्रेस चला गया, कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तो वो आप में चला गया, समाजवादी पार्टी में चला गया, कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति करना, और सत्ता प्राप्ति करने के लिए सब कुछ करना है। पहले एक वोट के लिए पूरी सरकार गिर जाती थी, आज एक वोट पूरी सरकार बन जाती है। तो आप देखिए कितना अंतर आया है। ये अंतर सब तरफ से आया है, और निश्चित रूप से ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। और आने वाले समय में हम क्या अपनी नई जनरेशन को, अपनी नई पीढ़ी को देके जा रहे हैं कि हम वोट के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, और पूरे के पूरे जो हमारे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं। हमको फ्री की आदत पड़ गई है, फ्री की शराब मिल जाए, फ्री का अनाज मिल जाए, फ्री का हमको हर चीज मिलना चाहिए, और उसके बाद हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम राजा मुन्ना बने घर में बैठे रहेंगे। ये क्या है? ये वास्तव में बहुत खतरनाक है, और इस पर हर स्तर पर प्रतिबंध लगना चाहिए, कुछ नई व्यवस्था होना चाहिए। दर्शकों के साथ साथ आपसे समझना चाहेंगे प्रतीक श्रीवास्तव सर की ये अभी चुनाव के दौरान खासतौर पर नामांकन से पहले फूफा जी और जीजा जी के भी कई स्वरूप हमको देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कि साहब वो बरसों तक जिस पार्टी को माँ कहते थे, माँ है मेरी पार्टी, मेरी जो है सब कुछ सम्मान है, अब उनका जब टिकट कट जाता है, जब टिकट नहीं दिया जाता, तो फिर ऐसे मुंह फैलाते हैं, और ऐसा उनको लगता है कि बस अब गाली और श्राप ही ना दे दें, बस इस तरह की स्थिति बनती है। और उसके बाद वो पब्लिक जो उनके साथ जुड़ी होती है, और अब तक जो प्रचार करने जब जाते तो पब्लिक हो सकता है कि उनकी विचारधारा से जो प्रभावित होकर उनसे जुड़ गए, अब वो भी ठगा सा महसूस करते हैं, अरे भाई इन नेताजी ने तो हमें जिस विचारधारा से जोड़ा वो खुद ही उस विचारधारा को गाली बक रहे हैं। बिल्कुल, ये आयाराम गयाराम का खेल तो आजादी के बाद से इस देश में होता रहा है, और इस आयाराम गयाराम के खेल में हमने हरियाणा में तो हमने पूरी की पूरी सरकार को दल बदल करते हुए देखा है, भंजन लाल की सरकार को। लेकिन अब कोई राजनीति कोई सिद्धांतों, विचारों, मूल्यों और आदर्शों को लेकर नहीं करता। अब राजनीति जो है वो आत्म केंद्रित और स्वार्थ प्रेरित हो गई है। मैं कहता हूं कि राजनीति जो थी पहले सेवा के लिए की थी। आजादी के बाद जब लोग राजनीति में आते थे तो उसका उद्देश्य सेवा होता था, राष्ट्र की सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा, नागरिकों की सेवा। फिर बाद में लोग इसको
राजनीति को जो है वो उसके रूप में लेने लगे, एक करियर के रूप में लेने लगे कि राजनीति में करना है। लेकिन अब तो राजनीति एक प्रोफेशन बन गई है, धंधा बन गई है, तो ये व्यवसाय हो गया है राजनीति। अब राजनीति में आदमी जो आता है वो कोई सिद्धांतों से वशीभूत होकर नहीं आता, कहता भले ही कुछ भी रहे वो कि मैं विचारों से प्रभावित होकर आया हूँ। विचार न तो राजनीति में विचार है, ना सिद्धांत है, ना मूल है। अब राजनीति में सिर्फ जो है वो पद है, पावर है, पैसा है, करप्शन है। तो वो इसीलिए आता है राजनीति में, जहां उसके स्वार्थ सिद्ध होंगे वहां वो चला जाता है, जहां उसके स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे वहां वो नहीं रहेगा। ये सीधी सी बात है। कार्यकर्ता भी इस उद्देश्य से आपसे जुड़े हैं कि आप उनके स्वार्थ कितने पूरे करेंगे। नेता भी पार्टी में इसलिए जुड़े हैं कि कब उनको स्वार्थ मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। और जहां तक बात सवाल फूफाजी और जीजाजी बनने की बात है जो राजनीति में आ रही है, देखिए दोनों पार्टियों में कितना बगावत है, कितना विरोध है। क्योंकि दोनों पार्टियों में जो है वो लग रहा है कि भाई अब इस बार मौका नहीं मिला तो फिर अगली बार जाने क्या होगा। और जो जीत जाता है वो अगले 5 साल अपने विरोधियों को खत्म करने में लगा देता है। तो यह अवसर है, लोगों को लगता है कि इस समय अगर हमारे साथ नहीं रहा तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और इतनी हमने इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल 10 साल हम लगे हुए हैं क्षेत्र में, हमने इतना काम किया, इतना पैसा खर्च किया, गाड़ियों में कार्यकर्ताओं को लेकर घूमते रहे, भोपाल दिल्ली जाते रहे, नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को उठाते रहे, टोकते रहे, मैं बिल्कुल इंदौरी भाषा में बोलूं तो उनकी चमचागिरी करते रहे, उनके ऊपर खर्च करते रहे। तो ये अब निकालने का समय आया है ना, पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो निकालने का वक्त है। तो अब इसलिए भी लोग फूफाजी बने और इसलिए बने हो कि शायद दबाव बन जाए, शायद दबाव बन जाए तो पार्टी ये आश्वासन दे देगी चलिए सरकार आने के बाद देखेंगे। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं कांग्रेसियों से जिनके टिकट कट गए। मैं 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि उनकी दिग्विजय सिंह जी से बात हुई है, कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो आपको एडजस्ट किया जाएगा। अब ये एडजस्ट कहाँ किया जाएगा? यानी मलाईदार पदों का लालच कहीं ना कहीं है कि भाई मुझे विकास प्राधिकरण में मिल जाएगा, राज्य मंत्री बना देंगे, कहीं का मंडल कमंडल थमा देंगे। तो ये जो फर्स्ट डिवीजन वालों को कैबिनेट मंत्री पर, सेकंड डिवीजन वालों को राज्य मंत्री पर, थर्ड डिवीजन वालों को निगम मंडल, इस तरह का कैटेगरी रहती है। अपनी पार्टी को तो बस इसलिए इसी आधार पर वो जो करते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। प्रवाल सक्सेना जी, आपका एक अंतिम हम कमेंट और लेना चाहेंगे क्योंकि काफी बहुत ही विश्लेषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ऑप्शन क्या बचा है प्रवाल जी पब्लिक के सामने? पब्लिक लाचार है, पब्लिक के सामने कुछ नहीं है। पब्लिक को तो यह है कि जो वो परस देंगे उनको खाना है। पब्लिक की थोड़ी कोई वो है कि ये यही खाना है। वो तो जो भी है मिली जुली कुश्ती उनकी, जिसको नूरा कुश्ती बोलते हैं हम, वो चल रही है, डीलिंग चल रही है दोनों पार्टी। आप देखिए ना, अब तो प्रत्याशी भी बड़े लोग चयन करते हैं कि मेरे विरोध में कौन सा प्रत्याशी होगा। उसका चयन भी जो मजबूत व्यक्ति होता है वो कर लेता है। और हमने तो भोपाल में हमने देखा है कि किस तरह से गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस समय से ही मतलब जो है वो प्रत्याशी जो थे उस समय के बीजेपी की वो चयन करते थे और उस पर मोहर भी लगवा के ले आते थे। तो ये अब कमोबेश ये स्थिति लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में देखने मिल रही है। जो बड़ा शेयर है वो मेमने को रखना चाहता है सामने, तो ये भी खेल चल रहा है। तो अब राजनीति में कहाँ पब्लिक के पास कौन सी चॉइस बची, बताओ ना आप। वो कोई नई विचारधारा कहीं से ले आएगी या जो आदर्श की बातें हैं वो धरातल पर उतर जाएंगी, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। और उसके लिए कुछ जो पार्टियां बनती भी हैं, तो जैसे कि आप आई तो लोगों को बड़ा वो था कि साहब ये क्रांति कर देंगे और ये अन्ना के द्वारा एक आंदोलन हुआ और सब बड़ा हुआ और बड़ी बड़ी बातें। आज देखिए वो भी उसी मुख्य धारा में जुड़ गए वो भी उनके साथ ही वैसे ही हो गए और जो उन्होंने कहा वो अपनी बात पे कायम ही नहीं है। मतलब कमेंट का तो बात भी आशुतोष जी खत्म हो गया ना कि हमने जो कल आज कमेंट किया है उस पर हम कब तक चलेंगे कि भी नहीं चलेंगे। क्योंकि तो सुबह दूसरी पार्टी, शाम को फिर दूसरी पार्टी, फिर वापसी। तो ये जो डीलिंग शुरू हुई और ये सिर्फ स्वार्थ और उसकी डीलिंग है, तो कि मैं इस क्षेत्र का जमींदार जैसे होता था पहले, जमींदार बन गया, मैं क्षेत्र का राजा हूँ और मेरी ही चलेगी, तो वो पट्टावाद और ये सब बात चल रहा है और सबके चेले अपने उसके लिए चिलम भर रहे हैं। तो वो स्थिति अब सामने दिखाई दे रही है। पर नौजवानों को फिर सोचना पड़ेगा एक नई, क्योंकि अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब समझ रहे हैं, सारी चीजों से सुसज्जित हैं, तो उन्हें कुछ नई क्रांति करना पड़ेगी, तभी ये प्रजातंत्र को हम बचा पाएंगे, तभी इसका कुछ नई जनरेशन को लाभ मिल पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक श्रीवास्तव सर और प्रवाल सक्सेना जी इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो राम पाराशर जी, इस महत्वपूर्ण विश्लेषण हमने किया, रिस्की इस लिहाज से कि कौन सा नेता बुरा मान जाए भैया, कौन सोचे कि हमारी फोटो क्यों लगा दी, हमारे एक बारे में ऐसा क्यों बोल दिया है। तो हम तो भैया पब्लिक के हैं, इसलिए हमको डर नहीं लगता और हम आपकी खुल के बात करेंगे। लेकिन अब एक बात थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन हम सभी को सुनना जरूरी है और इसमें मैं भी शामिल हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा ज्ञान आप लोग के लिए करें, लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, क्योंकि हम सभी पब्लिक हैं। वो ये कि आपको नहीं लगता कि हम सुविधा संपन्न होना चाहते हैं और सुविधा संपन्न होने के लिए हम अकर्मण्य यानी काम नहीं करना चाहते। हमारा काम नेता कर दे, हमारी गली की सफाई नेता के करे, हमें कमाने के लिए मेहनत ना करना पड़े, हमें फ्री की जो है चीजें मिल जाए, फ्री का राशन मिल जाए। अगर हमें फ्री का राशन मिलता ही रहेगा तो हम मेहनत क्यों करेंगे भैया? गरीबी रेखा से ऊपर उठने की कोशिश क्यों करेंगे? गरीबी के नीचे बैठ के जब आराम से रोटी मिल रही है, साग मिल रहा है, खाना मिल रहा है, नेता के देके जा रहा है, हमें तो सिर्फ उसको एक वोट दे देना है, फिर गरीब बन के लाइन में लगे रहो, खाते रहो खाना। हम उठने की कोशिश कब कर रहे हैं? हम कब बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमें तो उठना है, देश को आगे बढ़ाना है, हमें भी आगे बढ़ना है? हमें ये जो सुविधा है ना उससे बाहर निकलना होगा। सरकारी जो ठाट बाट होती है, अंग्रेजों के जमाने से हम देखते हैं, और साहब ये ठाट बाट, इसका हिस्सा हम कैसे बने, इसका हिस्सा हम बने कैसे? तो हम मांग करते हैं कि हम उसके करीबी हो जाएंगे तो हम उसका हिस्सा बन जाएंगे, हमारी जीवन थोड़ा और हम सब बोलेंगे अरे भाई साहब आप तो गजब हो, अरे फलाना नेता आपको जानता है, अरे आप तो चुटकी में हमारे काम करा दोगे। ये समस्या इतनी विकटी क्यों बना रखी है कि कोई काम अगर कोई चाहता हो करवाना, एक सिस्टम होना चाहिए ना भाई। कि आप सोचिए कि हम किस लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि सरकार ने जो पूरे सिस्टम बना रखे हैं वो काम भी हमारे नहीं होते, तो फिर हमें भाई साहब की जरूरत पड़ती है, नेताओं की जरूरत पड़ती है। फिर वो नेता के फोन पर काम होता है, इशारे पे काम होता है, तो हम बना के चलते हैं भैया हमें कभी जरूरत ना पड़ जाए इनकी, तो ये। और वो नेता ये सुनिश्चित करता है कि काम आसानी से ना हो, बिल्कुल ना हो। अगर हो गया तो फिर उनकी पूछपरछ कैसे होगी? मतलब हम लोग वो जो हमारा अधिकार है ना इस देश में रहने का और जो हमारा कर्तव्य है, हम दोनों चीज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम उठ खड़े हों और अगर हम उन व्यवस्थाओं को लेकर तो कम से कम नहीं मांगे भाई ये तो हमारी आधारभूत मूलभूत जो है हमारे हक है, उसको आप देखे एहसान थोड़ी कर रहे हो। हम किसी भी राजनीतिक दल के हों या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, किसी का समर्थन करते हो, लेकिन एक देश में रहने का अधिकार तो हम सभी का है। उसके लिए हमको जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं। और आप देखिए ये हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, सब लोग आपके पास में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए पब्लिक आ रही है, फिर वो भाषण देते हैं, फिर चले जाते हैं। अब इनके पास हेलीकॉप्टर के आप खुद सोचो ना भाई कहां से आ रहा है? आप और हम ही दे रहे हैं। आपको लग रहा है अरे भैया हमको दे रहे हैं, आके दे नहीं रहे भैया। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या तो हमाली करके या टैक्स दे के या किसी इनकी भीड़ का हिस्सा बन के इनके जो है लक्ष्य को पूर्ति कर रहे हो। बहुत दिमाग है इन लोगों में, इसलिए नेता है। अब अगर आपको समझना है सारी चीजें तो कृपया कर सुविधा भोगी जीवन से बाहर निकलिए। कर्म करना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। जितना ज्यादा आश्रित रहेंगे हम लोग उतने ज्यादा पंगु बन जाएंगे और इस पंगु व्यवस्था में सिर्फ कोसने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा कि नेता कुछ नहीं करते, भाषण जस के तस हैं, महंगाई, जाति, बेरोजगारी, वही पुरानी सुपारी चबाते रहिए, थूकेंगे भी नहीं। तो अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी या बुरी भी लगी कमेंट तो जरूर कीजिए भाई, क्योंकि आप ही का अपना मंच है, हम आपके लिए बोल रहे हैं और हम आप ही के हैं। अगर हम गलत भी बोल रहे हैं तो हमें आप नसीहत दे सकते हैं। आइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जमकर लिखे कमेंट्स, क्योंकि पब्लिक फर्स्ट है आपका अपना चैनल। देखते रहे पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।